हत्याकांड को अंजाम दिया है इन आतंकवादियों ने, बल्कि भी इसको 25 साल बाद दिया है। कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं में हुई वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। और अब ये कब की खबर, अभी ये भी बताता हूँ। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वृद्धि हाल ही में हुए चुनाव परिणामों से जुड़ी है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके फारूक अब्दुल्ला मेडिकल में करा रहा था। तो ऐसे आदमियों की सरकार कश्मीर के अंदर बन जाए, पाकिस्तान के मददगार लोगों की कश्मीर में सरकार बन जाए, इसके लिए दिल्ली में बैठा चंद्रचूड़ छटपटा रहा था। जबकि ये अच्छे से जानता था कि या तो मुफ्ती की सरकार बनेगी या इनकी सरकार बनेगी, बाप बेटों की। और उसके बाद इतना जिद्दिया जाना, तो निश्चित तौर पर इसके आका ने इसको इशारा किया था। और लेकिन आज के जो हमला है, इसकी कहानी तो मनीष जी आज से 6 महीना पहले लिख दी गई थी। इसकी कहानी आज से 6 महीना पहले लिख दी गई थी। ये हत्याकांड आज 6 महीने बाद हुआ है। जो वैसे कश्मीर में पिछले 20 साल से नहीं देखा गया था, वो उस हत्याकांड को अंजाम दिया है इन आतंकवादियों ने, बल्कि भी इसको 25 साल बाद दिया है। और बड़ी सेट टाइमिंग के साथ दिया है मनीष जी। याद करिए कि इससे पहले 20 मार्च को, मार्च 2002, क्लिंटन कब था? मार्च 2000 में अटल जी प्रधानमंत्री थे और क्लिंटन आया था भारत के दौरे पे। और उस समय इन्होंने कश्मीर के अंदर 36 सिखों को मारा था। 36 सिंहपुरा हत्याकांड मैसेकर जो है। और उसको बाद में वो कांग्रेसी, वही इनका एक गोरख धंधा, इन कांग्रेसियों ने बहुत कोशिश की और लगातार इस बात में जुटे रहे कि वो सेना ने ही मारा था उन लोगों को। ये इन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन बाद में दुनिया भर की जांचें हुई और पता चला कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। तो 36 सिंहपुरा के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या, 36 सिंहपुरा में 36 लोग मारे गए थे। और अब की 25 लोग मारे गए हैं। निहत्थे नागरिक थे जो बेचारे घूमने गए थे और इन भूखे नंगे हरामजादे कश्मीरियों को भोजन देने गए थे, ये रोटी देने गए थे। ये रोटी तोड़ते हैं इसी पर्यटन की वजह से। और उन्हीं के साथ दगाबाजी की, विश्वासघात किया है, केवल इस बात पे क्योंकि वो हिंदू थे और हिंदू इनको बर्दाश्त नहीं है। और अभी के चुनाव के जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि कश्मीर घाटी में क्या हालत है। इन्होंने जिस मोदी ने इनको घर दिया, जिस मोदी ने इनको सब कुछ दिया, सारा जो एक सरकार दे सकती है उससे 10 गुना ज्यादा दिया। और उसके बाद इन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? सिर्फ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो हिंदू पार्टी का नेता है, क्योंकि वो हिंदूवाद की बात करता है, क्योंकि मोदी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। तो इतना जहर तो वहां के उस जो लौंडा है छोटा सा, उसके मन में भी भरा है। और वो न्यूज चैनलों को छोड़ दीजिए, जो यूट्यूबर उस समय घूम रहे थे कश्मीर के अंदर, वो जब माइक लगा रहे थे तो सारा जहर उसके अंदर निकल के आ रहा था और हम लोगों ने देखा है। तो वो जहर जो इनके भरा था, ये उस जहर की आज परिणति है। लेकिन मनीष जी, ये जहर जो अभी, इस जहर का इलाज भी बताऊंगा, लेकिन इस जहर का जिम्मेदार कौन है जिसके लिए आज यहाँ पे 28 लोगों ने अपनी जान दे दी मनीष जी? इसके लिए मैं सबसे पहला जिम्मेदार मानता हूं इस देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। वो आज के इस हत्याकांड का मनीष जी सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर DY चंद्रचूड़ ना होता, DY चंद्रचूड़ का वो फैसला ना होता, तो आज ये हत्याकांड भी ना हुआ होता। याद करिए मनीष जी कि कैसा मचल गया था ये चंद्रचूड़। अक्टूबर का महीना था कि तुमको कराना ही पड़ेगा कश्मीर में चुनाव। ये चुनाव के लिए ऐसी छाती फटी जा रही थी कि चंद्रचूड़ को कश्मीर के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम था? 5 साल से चुनाव नहीं हुए थे। और जब केंद्र सरकार ने मनीष जी उसके बाद जो आंकड़े दिए थे, जरा मैं वो भी पढ़ दूं आपको। बहुत छोटा सा आंकड़ा है कि केंद्र सरकार ने बताया था कि जो 370 हटने के बाद, और ये 2019 में सरकार हटी थी, 2019 में 370 हटा था। और 2023 में केंद्र सरकार बता रही थी कि केंद्र की पत्थरबाजी की घटनाओं में 97% की कमी आई है, आतंकवादी घटनाओं में 45% की कमी आई है। साल 2018 की स्थिति की तुलना में साल 2023 की स्थिति से घुसपैठ के मामलों में 90% की कमी आई है। तो और जब इतनी कमी आ गई थी और ये हालात हो गए थे, उसके बाद जो चंद्रचूड़ ने कहा था, जरा दर्शक उसको भी देख ले मनीष जी। मैंने खबर लगाई, जरा वो दिखा दूं और खबर ही पढ़ूंगा ताकि आप लोग जान जाए मैं क्यों कह रहा हूं कि आज के हत्याकांड की जिम्मेदारी वो DY चंद्रचूड़ बच नहीं सकता। और इसको अभी आगे बताता हूं।
उस खबर के बड़े मायने हैं मनीष जी, पर वो नीचे सबसे ऊपर ही लगा है। तब तो मैं पढ़ता हूँ। 11 दिसंबर 2023 ये फैसला आया था उस दिन। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय चुनाव आयोग को अगले साल 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले का हिस्सा थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाए। जम्मू कश्मीर की जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस की जाए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। लेकिन जरा नीचे आ जाइए मनीष जी, जो हरा वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे उसने जो चंद्रचूड़ ने कहा था उसको कोट किया है कि प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव करने के लिए कदम उठाए। ये निर्देश देने की जो आदत थी ना, जो अहंकार था, रावण जैसा अहंकार था कि केंद्र सरकार बता रही थी कि 90% घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ये अड़े हुए थे कि चुनाव कराओ। तो ये दर्शक जरा अभी हम लोगों ने कल ही सुनवाया था और आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत वायरल हुआ है, जो इंदिरा गांधी का वीडियो है। इंदिरा गांधी उसमें यही कह रही हैं कि ये यहाँ कोर्ट रूम में बैठ के इनको क्या मालूम कि पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, इनके पास क्या सूचना तंत्र है। लेकिन वो जिद नहीं मानी और अहंकार किया। और मनीष जी, भी 6 महीने हुए चुनाव को और इसी के बगल वाली खबर भी दिखाई है। अभी तो अब तो 6 महीने हो चुके हैं और आज ये इसका परिणाम सामने आया है। जरा बगल वाली खबर दर्शक देख ले, उसके बाद आगे बताता हूँ। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि इस देश को इस चंद्रचूड़ के चेहरे से नफरत होने लगेगी और ये जो सरकारी घर खाली नहीं कर रहा, दिल्ली छोड़ करके कहाँ छुपेगा, जगह नहीं मिलेगी। और दर्शक जरा देख ले, ये कश्मीर ऑब्जर्वर, कश्मीर से छपने वाले अखबार की खबर है। ये मैंने हिंदी ट्रांसलेशन लेके किया है इसका कि क्या चुनाव नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। और उसके बाद नीचे रिपोर्ट है उनकी कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं में हुई वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। और अब ये कब की खबर है, अभी ये भी बताता हूँ। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वृद्धि हाल ही में हुए चुनाव परिणामों से जुड़ी है। ये कश्मीर से छपने वाला, श्रीनगर से छपने वाला अखबार पूछ रहा है। लेकिन इन घटनाओं के हाल के समय में इस बात पर चर्चा को बढ़ावा दिया है कि क्या चुनाव के बाद का माहौल मौजूदा सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकता है। और ये जो सेंटेंस है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि उल्लेखनीय है कि उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के बाद से जम्मू कश्मीर में 17 दिनों के भीतर आतंकवाद से संबंधित 10 घटनाएं हो चुकी हैं। यानी शपथ लेने के 17 दिन बाद की ये खबर है। और ये अखबार चिंता, वहां पे कश्मीर में चिंता की लहर दौड़ गई थी। और ये श्रीनगर से छपने वाला अखबार बता रहा था कि 17 दिनों के अंदर 10 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि पिछले 6 महीने से रोज हमारी सेना कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जूझ रही होती है। क्या कारण है? क्योंकि वहां पे आतंकवादियों की दलालों की सरकार बन गई है, आतंकवादियों के गुर्गों की सरकार बन गई है। और उस सरकार को बनवाने के लिए ये डीवाई चंद्रचूड़ मरा जा रहा था। इसने पूरी तरह से अपने सारे को दांव पे लगा दिया था कि केंद्र सरकार को 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने ही कराने पड़ेंगे, 30 सितंबर 2024 तक। तो जो इंदिरा गांधी कह रही थी मनीष जी कि इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, तो इसकी जो अभी इसकी एक जांच चल रही है कि तीस्ता शीतलवाड़ पे कैसे मेहरबान हुआ चंद्रचूड़, इसकी एक जांच एनआईए भी करे कि ये जो वहां पे चुनाव कराने का इसने फैसला दिया था, तो इसके पीछे कौन ताकत थी जो वहां पर आतंकवादियों की मददगार सरकार बनवाना चाहती थी, जो वहां पर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने वाली सरकार बनाना चाहती थी। और उसके लिए चंद्रचूड़ छटपटा रहा था। और उसने बाद में इसी तरह के, जैसे आजकल नंगाई हो रही है, इसी तरह से नंगाई पे उतर के निर्देश दिया कि मैं निर्देश देता हूं कि तुमको पालन करना पड़ेगा। ये अहंकार था और उस अहंकार की कीमत आज 28 हिंदुस्तानियों ने अपनी जान देकर कमाई है। और ये आदमी, इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए मनीष जी, केवल वो तीस्ता शीतलवाड़ वाला मुकदमा नहीं। अगर ये चुनाव ना हुए होते, और क्यों कह रहा हूं ये भी अभी बताता हूं मनीष जी, कि इस आदमी के कहने के बाद वहां पे उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है
और उमर अब्दुल्ला और उसका बाप फारूक अब्दुल्ला, दोनों आतंकवादियों के दलाल, आतंकवादियों के तलुए चाटने वाले, आतंकवादियों का अंगूठा चूसने वाले, गिरे हुए गलीज टाइप के लोग, ये राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाए। और आतंकवादियों को कैसा प्रश्रय देता रहा है फारूक अब्दुल्ला, इसका एक उदाहरण देता हूं मनीष जी, कि अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कुछ साल पहले कि केंद्र सरकार ने वो जो बैठा है पाकिस्तान के अंदर सैयद सलाहुद्दीन, जो लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बाद इस समय हिंदुस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी है सैयद सलाहुद्दीन। वो श्रीनगर का निवासी है, भाग के चला गया था, पीओके में वो रहता है। और अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी तो ये शंका की जा रही है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी हो सकते हैं, यानी हाफिज सईद वाले गैंग के, या ये सैयद सलाहुद्दीन के लोग हैं। ये अभी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे तब पता चलेगा। और सैयद सलाहुद्दीन के लौंडे का मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो, जरा गौर से सुनिएगा, ये कितने गहरे संबंध हैं बाप बेटों के, कि सैयद सलाहुद्दीन अपने लौंडे का एडमिशन मेडिकल में कराना चाहता था, CPMT जिसे कहते हैं, और उसके लिए क्योंकि मुख्यमंत्री का कोटा था वहां पे 370 के तहत फारूक अब्दुल्ला का, तो सैयद सलाहुद्दीन ने सिफारिश फारूक अब्दुल्ला से करवाई थी और फारूक अब्दुल्ला ने करी थी। और इस बात की पुष्टि तत्कालीन रॉब चीफ आर दुल्लत की, ऐसे दुल्लत या एस दुल्लत, उन्होंने बाकायदे किताब में पूरा घटनाक्रम लिखा है कि सैयद सलाहुद्दीन ने अपने सूत्रों के जरिए मुझसे संपर्क साधा और कहा कि बात करो फारूक अब्दुल्ला से, मेरे लड़के का एडमिशन कराना है। और जब उन्होंने बात की तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, और फारूक अब्दुल्ला की सिफारिश पे उसके लौंडे का एडमिशन हुआ, वो डॉक्टर बना, जिसको शायद अभी पकड़ा गया है 2-3 साल पहले। वो डॉक्टर बनने के बाद भी वो उसी काम में लगा था, मनी लॉन्ड्रिंग में और आतंकवाद को बढ़ावा देने में। पूना से पकड़ा गया था, पूना के मेडिकल कॉलेज में कहीं काम कर रहा था। तो उन बाप बेटों के तो इतने गहरे संबंध हैं, और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किससे बताऊंगा, बड़े किस्से हैं इनके, मगर मैंने कहा सीधे सीधे जो आतंकवादी संगठन का सरगना, उसके लौंडे का एडमिशन अपनी पावर का इस्तेमाल करके फारूक अब्दुल्ला मेडिकल में करा रहा था। तो ऐसे आदमियों की सरकार पाकिस्तान में बन जाए, कश्मीर के अंदर बन जाए, पाकिस्तान के मददगार लोगों की कश्मीर में सरकार बन जाए, इसके लिए दिल्ली में बैठा चंद्रचूड़ छटपटा रहा था। तो ऐसे ही नहीं छटपटा रहा था, बड़ा मोटा माल था, या फिर ऊपर से कोई आका थे, जो उसके भी आका पाकिस्तान में बैठे थे, जिन्होंने उसको इशारा दिया था कि पहले सरकार फारूक अब्दुल्ला की बनवाओ तो हमारा एजेंडा आगे चले। और 6 महीने से कैसा एजेंडा चल रहा है वो मैंने आपको कश्मीर का अखबार दिखाया, कि कश्मीर का अखबार लिख रहा है कि शपथ लेने के बाद किस तरह से अंधाधुंध वहां पे वृद्धि हुई है आतंकवादी घटनाओं में, उसके शपथ लेने के 17 दिन बाद। और वो आदमी लगातार इस बात पर, आज भी मनीष जी मैं देख रहा था, कुछ प्रवक्ता उसके आए थे, तो वो यही कह रहे थे कि 370 में, जो 370 से पहले तो शांति थी, 370 हटने के बाद देखिए क्या आतंकवाद हो रहा है। तो इसकी जवाब तो दिल्ली को देना चाहिए। वो तो एक तरह से उन बाप बेटों के हाथ में इन 28 हत्याओं के द्वारा ISI ने एक मुद्दा दिया है कि अब तुम जो है इनके ऊपर चढ़ो, वो पाकिस्तान को बड़ा खटक रहा है जो 370 हटा था। तो ये तो पहला जिम्मेदार आदमी है। अब दर्शकों को कहूंगा इसको माफ, इसीलिए इंदिरा जी ने उस समय कहा था कि तुम्हें क्या पता कि डिप्लोमेसी क्या होती है, तुम्हें क्या पता पॉलिटिक्स क्या होती है, जमीन पर काम करना, बैठ करके यहाँ आदेश दे देते हो। ऐसा लगता है कि इंदिरा जी का वो जो उस समय का जो इंटरव्यू था वो आज के भारत में भी चरितार्थ हो रहा है। आज ये जब निशिकांत दुबे पर कूदते हैं तो ये लगता है कि इनको भगवान होने का अहंकार जो हो गया ना सिर्फ चंद्रचूड़ हो गया है इस समय के भी लोगों को। तो इसके लिए मुझे लगता है सीधे चंद्रचूड़ को भी डिटेन करके, जब भाई क्यों तुमने इस तरह के, ये व्यवस्था होनी, जिनको तो पूछताछ कर नहीं सकते इनके जजमेंट के लिए, आपके पास कोई नियम कानून है नहीं, इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अब सब हो सकता है, अब रिटायर हो गया, अब कुछ नहीं, अब इससे पूछताछ होनी चाहिए। इसको NIA अपनी हिरासत में लेकर इससे पूछताछ करे। अब इसके बाद कोई विशेषाधिकार नहीं है कि तुमने ये क्योंकि मनीष जी ये कोई हरियाणा के चुनाव की बात नहीं थी, ये कोई गुजरात के चुनाव की बात नहीं थी, कोई बिहार के चुनाव की बात नहीं थी, ये पाकिस्तान से सटे हुए कश्मीर से के चुनाव की बात थी, जहां पर पाकिस्तान लगातार खुराफात करता है। और उस जगह पे भारत सरकार जबरिया चुनाव करा दे, इसके लिए चंद्रचूड़ छटपटा रहा था। तो ये अपने आप में इस आदमी के पूरे चरित्र में संदेह कराता है, इसकी नीयत में संदेह कराता है, इसके किसके साथ कैसे संदेहास्पद संबंध रहे हैं
उसकी जांच निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि एक तो तीस्ता सीतलवाड़ जिसमें तो नंगा ये होने जा ही रहा है, और अब ये पाकिस्तान के साथ ये हत्याकांड हुआ है, इसमें सब पूछताछ होनी चाहिए कि तुमने क्यों करवाया था। तो ये तो आदमी पहला जिम्मेदार है जिसकी वजह से आज 28 नागरिकों की जान गई है। दूसरा ये ऐसे तो मनीष, लोग सही मैंने कहना चाहिए ना कि घसीट करके पहले वहां ले जाना चाहिए कि इनको क्या होता है कि बैठ करके ज्ञान देना होता है सरकार और सिस्टम का, जमीन पर कुछ तो अमल करना नहीं है, करना तो सरकार को है, और यदि इनका आदेश का पालन नहीं हो तो ये अपने ही इकोसिस्टम के माध्यम से फिर ये सरकार की छवि खराब करेंगे, जजमेंट पास आउट करेंगे और दुनिया में देश को बदनाम करेंगे। ये ऐसे ऐसे मिलॉर्ड रहेंगे। नहीं मनीष जी, आईएसआई की मददगार, आतंकवादियों की मददगार, आतंकवादियों की सहायता करने वाली सरकार बनवाने के लिए इतना छटपटा रहा था, तो निश्चित इस आदमी के भी संबंध हैं, पाकिस्तान से हैं कि लश्कर तोयबा से हैं या आतंकवादियों से हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या किसी को मालूम, ये बैठा देश का चीफ जस्टिस बना बैठा था, इसको मालूम नहीं था कि ये बाप बेटा अब्दुल्ला किस टाइप के लोग आदमी हैं, ये किस टाइप की राजनीति करते हैं, या उसके जो दूसरी बेटी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती उसके बारे में नहीं जानता था क्या, और उन्हीं को वोट मिल रहा है ये भी जानता जब था। तक राष्ट्रपति शासन था ये बाप बेटा कितनी औकात में था, फुदक रहा था कि हम चीन से ये करवा लेंगे, अमित शाह ने इसको हर कर, जब तक राष्ट्रपति शासन वहां रहा ये बाप बेटे औकात में रहे। आतंकी अमित शाह बड़ी ठसक के साथ कहते थे किसी की एक पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। और एक कमाल की बात यह है कि जिस कश्मीर में हमेशा पत्थरबाजी होती रही, 370 खत्म होने के बाद कभी पत्थरबाजी नहीं हुई। जो चक्कों की गैंग कह रहा है ना 370 हटा लो, आज देखिए लेफ्ट लिबरल गिरोह सब कूद रहा है। 370 हटने से लेकर कश्मीर में चुनाव तक एक तिनका भी नहीं खड़का था। इसीलिए हम लोग चंद्रचूड़ के पर आवाज उठा रहे हैं कि चंद्रचूड़ के इस पूरे जजमेंट की जांच होनी चाहिए। और आपने से परसों बहुत गंभीर एक इशारा किया था कि तीस्ता सीतलवाड़ वाले मामले को भी आप कह रहे थे कि सिंपल तीस्ता का मामला नहीं है, तीस्ता को जमानत दिलवाने के लिए आप उसके लिए भी आप इशारा कर रहे थे कि बाहर बैठे आका है। तो क्या चंद्रचूड़ का हर जजमेंट बाहर से प्रभावित हो रहा था क्या? हाँ, हर जजमेंट इसका भारत विरोधी था कि भारत तहस नहस हो जाए, भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये इसका हर जजमेंट इसने ऐसा जहर हगा है। ये इस आदमी की जांच बहुत सख्ती से होनी चाहिए। इसको हिरासत में लेके एनआईए पूछताछ करे। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, अब ये आम आदमी है, और इसके पकड़ के इसकी हो तुड़ाई, क्योंकि ये देश के साथ खिलवाड़ करने वाले फैसले करके गया है, देश की कोख में जहर बोने वाले फैसले करके गया है। तो इस आदमी से क्यों नहीं होगी पूछताछ? ये जरा कोई कारण बता दे कि मतलब पाकिस्तान से लगी सीमा जिसके लिए 70 साल से बवाल चल रहा है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक बवाल करता है पाकिस्तान, और वहां पर चुनाव हो जाए खाली, जबकि ये अच्छे से जानता था कि या तो मुफ्ती की सरकार बनेगी या इनकी सरकार बनेगी बाप बेटों की, और उसके बाद इतना दिया जाना, तो निश्चित तौर पर इसके आका ने इसको इशारा किया था, और उसका परिणाम लगातार चलते चलते आज हमको इस दौर में भोगना पड़ा है, और आगे अगर हम नहीं चाहते तो और ज्यादा भोगेंगे। तो ये आदमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है आज इन 28 लोगों की मौत का। और मुझे लगता है इसीलिए कि इस तरह की कॉल डिटेल्स की भी चेक होनी चाहिए कि भाई किसके किसके कॉल आते हैं, कहां से हमारे देश का जजमेंट प्रभावित हो रहा है। अब चूंकि चीजें बहुत कहते हैं ना कि सर से पानी बह रहा है, क्या आप भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे देते हैं, आपको थोड़ी सी भी कानून और इसकी समझ नहीं है, आप संविधान से ऊपर हो जाते हैं, और आप फिर उसके बाद जब अहंकार और भारत के विरोधी ताकतों के साथ दलाली के संबंध, भारत के विरोधी ताकतों से मिल रही नोटों की गड्डियां, ये इनके कारण है, और कोई कारण नहीं हो सकता। कि जो सीधे सीधे सामने है आज वो चंद्रचूड़ का वो फैसला कि कश्मीर के अंदर लगातार चुनाव तुम कराओ, ये मैं निर्देश देता हूं, ये सीधे सीधे आदेश दे रहा था, निर्देश दे रहा था। तो ये वो फैसला आज इन 28 लोगों के खून से घिरा है, तो उनके खून से डूबा हुआ फैसला था वो। 28 लोगों की बलि ली है उस फैसले ने, और उसके बाद इस आदमी को पूछा नहीं जाएगा, इस आदमी पकड़ो तो भाग ना जाए कहीं, छोड़ के हिंदुस्तान छोड़ के भाग ना जाए कहीं, ये कि अब इसकी कलई खुलने का समय आ चुका है। पहले तीस्ता सीतलवाड़, और आज 28 हिंदुओं का नरसंहार। 25 साल के बाद ये घटना हुई है, तो इसकी रूपरेखा, इसकी नींव रखने वाला अगर कोई था तो चंद्रचूड़ का फैसला था। चंद्रचूड़ को बराबर का दोषी माना जाना चाहिए इसमें, और इसको गिरफ्तार करना चाहिए मनीष जी।
बिल्कुल, ये मामला सचमुच ये है कि कई चीजें कॉल डिटेल्स की भी जांच कर, इस देश में आजादी जैसे आम आदमी की जांच क्यों चाहिए, वैसे जुडिशियरी के जजों की भी होनी चाहिए कि उनके कॉल डिटेल्स की भी की जांच होनी चाहिए। अब ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए कि ये जो, जैसे सोचिए कि जो कब करोड़ों रुपए थे बोरियों में कितने थे, ये देश को पता नहीं चल पाया, क्योंकि आप जज हैं तो वो नोट जलता रहा और उसकी लिए एफआईआर नहीं हुई। अब ये टर्निंग पॉइंट है कि इस देश के जजों के इस पूरे कुकृत्य की जांच होनी चाहिए कि कैसे ये पैसे जलते हैं। मतलब सीजीआई आदेश नहीं देगा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के गैंग रेप में एक्यूज होने पर, नरसंहार में किसी कोई भी पाप, किसी भी भ्रष्टाचार में इनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं होगी, तो फिर ऐसे मामले में क्या इनके खिलाफ शिकायत होगी? कि आप निर्देश देते हैं, आपको जमीन का कोई अनुभव नहीं है और आप निर्देश देने लगे। सरकार को मनीष जी देश की आईबी, देश के राह और देश एनआईए, इन तीनों के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनानी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का रिव्यू करेगी, हर फैसले के कारणों को पीछे जाएगी, हर फैसले की तहें उखाड़ेगी कि ये फैसला आया क्यों। वो बदलने की पावर उनके पास ना हो, लेकिन वो नंगा करेगी हर फैसले को। राह, आईबी और एनआईए, इन तीनों के वरिष्ठ अफसरों की एक कमेटी हो जो इस तरह के फैसले हो उनका जरा रिव्यू करके उसकी चीर फाड़ करे और देश को बताए ये फैसला इन्होंने क्यों दिया है। क्योंकि अब हद हो गई है। आज 28 आदमियों की मौत के बाद वो चंद्रचूड़ का वो फैसला, चंद्रचूड़ का वो खूनी चेहरा लगातार आंखों के सामने घूम रहा है।